जब आपका जन्म हुआ तो क्या ये बात सच है कि आपके पिता बेहोश हो गए थे और उन्होंने आपको मिट्टी के घड़े में डाल दिया था? आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि लड़कियों का पैदा होना एक गुनाह मानते थे। और ऑलरेडी मेरी 2 बहनें थी और तीसरे नंबर पे मैं पैदा हो गई। जिस वक्त मेरे मुझे देख के मेरे पापा जी बेहोश हुए थे, तो आज मुझे इस मुकाम पे होते देखने के लिए तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता। सवाल ये उठता है कि जब बुनाना से आप मेरठ आई और फिर मेरठ से भोपाल, तो मेरठ से भोपाल का सफ़र कैसा था? कितनी बार ऐसी भी सिचुएशन आई कि जो और मेरे फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे, वो ट्रक के पीछे लटकते थे जी। कि पूजा ऐसे ट्राई कर, पैसे बचेंगे। तो मैंने वो भी ट्राई किया और उसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी छिल गए थे, क्योंकि मुझे जंप करनी नहीं आती थी। तो वो जर्नी मेरी बहुत ही स्ट्रगल भरी रही। रिश्तेदारों से कोई सपोर्ट मिलता था, कोई अड़ोस पड़ोस से कभी कुछ, या उनका नज़रिया अब बदला आप लोगों के प्रति? मेरे लिए तो पढ़ती तो बिल्कुल ही सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे कि ये हाथ पैर तोड़वाएगी, कोई इससे शादी करेगा नहीं। क्या सिर्फ लड़कियों का जब जन्म होता है तो सिर्फ शादी की ही बात आती है कि शादी करनी है, दहेज देना है? क्या इसीलिए लड़कियों से इतनी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है? मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि सच में लड़की होना इंडिया में तो एक गुनाह है कि एक बाप उसे पाले, फिर उसे बड़ा करे, उसकी नौकरी लगाए, फिर किसी और के घर में दे दे। क्या प्रोसेस था यूएफसी में जाने का? नामुमकिन जैसा लगता था कि मैं यूएफसी में भी, मेरे लिए एक यूएफसी की जीत ओलंपिक गोल्ड मेडल बराबर है कि हाँ। तो मेरे लिए वहाँ जाना ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। सबसे जो टफ पार्ट की बात की जाती है वो है वेट कटिंग। वेट को कैसे मेंटेन रखते हैं? हमने देखा कि ओलंपिक्स में विनेश फोगाट कुछ ग्राम से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, तो एमएमए में कितना टफ है ये चीज़? वेट कट सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट वेट गेन करना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि मेरा पार्ट है। अच्छा फाइटर बनने के लिए, एमएमए फाइटर बनने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए? टेक्निक होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, या फिर माइंडसेट होना चाहिए? डिसिप्लिन। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एमएमए फाइटर पूजा तोमर। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। पूजा जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था ताकि ये एक एमएमए फाइटर बन सके। काफ़ी दिलचस्प इनकी कहानी है। ये 5 बार की वुशु चैम्पियन हैं और भारत की पहली ऐसी महिला है जो यूएफसी में फ़ाइट की है जाकर। इन्होंने एक फ़ाइट जीती भी है इन्होंने। ये अपने आप में वाकई एक काबिल तारीफ़ काम है कि आप एक छोटी सी जगह से निकलकर और यूएफसी जैसी जगह पर जाकर फ़ाइट लड़ती हैं और मुकाबला जीतती हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम पूजा जी से और जानेंगे कि उनका करियर किस तरह से आगे बढ़ा, क्या उन्होंने परेशानी झेली अपने बचपन में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पूजा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, जब आपका जन्म हुआ तो क्या ये बात सच है कि आपके पिता बेहोश हो गए थे और उन्होंने आपको मिट्टी के घड़े में डाल दिया था? हाँ, वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ उस गांव से, और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि लड़कियों का पैदा होना एक गुनाह मानते थे। और ऑलरेडी मेरी 2 बहनें थी और तीसरे नंबर पे मैं पैदा हो गई। तो उस वक्त पापा जी को सच में चक्कर आ गया था, और ये कदम मेरी मम्मी ने उठाया था कि मुझे ऐसी बच्ची नहीं चाहिए कि घर में ऐसा हो जाए। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बताया कि तेरे रोते ही मैंने तुझे तुरंत निकाल लिया, क्योंकि मुझे देखा नहीं गया। जी, तो ये जो चीज़ है काफ़ी इमोशनल चीज़ है, तो आपको ये चीज़ कभी अब याद आती है तो आप उससे हर्ट होते हो? बस हर्ट तो इस बात से होती हूँ कि जिस वक्त मेरे मुझे देख के मेरे पापा जी बेहोश हुए थे, तो आज मुझे इस मुकाम पे होते देखने के लिए तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता। सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है आज हर्ट वो करता है। बेहोश नहीं, आज वो गर्व से गर्व महसूस करते कि आज उनकी बेटी किस मुकाम पर है। तो जब आप 12 साल की थी तब आपने घर छोड़ दिया। 12 साल काफ़ी कम उम्र होती है इस तरह की थिंकिंग रखना, और अमूमन तो कहाँ से आपको वो जज़्बा आया कि मुझे आगे बढ़ना है? 12 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। मुझे पापा जी के जाने से पहले इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन पापा जी के जाने के बाद चारों तरफ का माहौल, लोग सिर्फ हमें वो दुख भरी आंखों से देखते थे। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं कुछ हो जाएगा। सबको ये लगा कि बस अब इनका जीवन थोड़ा नहीं है इतना कि भाई ये तीनों बहनों की शादी हो जाएगी। और मम्मी की लाइफ भी बहुत मुझे स्ट्रगल भरी दिखाई दे रही थी कि बिना पापा के हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। मैंने छोटे में ही खेती करनी स्टार्ट कर दी। एक जुनून सा हो गया था, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा लड़कों से जेलस होने स्टार्ट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो हर जगह मुझे प्रूव करना था कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती लड़कों को बाहर ऐसे
पीट के आती थी कि नहीं मुझे प्रूव करना है। तो उस वक्त मम्मी को भी नहीं पता था, बट उन्हें ये था कि कुछ ना कुछ तो ये करेगी, कोई गाइडेंस नहीं, इसीलिए इतना लंबा टाइम हुआ कि आज मैं यहाँ पे हूँ इतने लंबे टाइम के बाद। फिर उसके बाद कि हाँ नहीं मुझे शायद मार्शल आर्ट करना है, सेल्फ डिफेंस भी सीखना है और प्रूफ करना है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। जी। तो सवाल ये उठता है कि जब बुढ़ाना से आप मेरठ आई और फिर मेरठ से भोपाल, तो मेरठ से भोपाल का सफ़र कैसा था? वो बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैं मम्मी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। जहाँ मैं रहती थी मेरे कज़न के पास से, वहाँ से मेरठ स्टेडियम करीब 5 से 6 किलोमीटर पड़ता था, और उस ऑटो का और बस का किराया देने के लिए मैंने जोड़ा कि मुझे 1 महीने में इतना पैसा देना पड़ेगा। तो कितनी बार ऐसी भी सिचुएशन आई कि जो और मेरे फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे, वो ट्रक के पीछे लटकते थे कि पूजा ऐसे ट्राई कर पैसे बचेंगे। तो मैंने वो भी ट्राई किया और उसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी छिल गए थे, क्योंकि मुझे जंप करनी नहीं आती थी। तो वो जर्नी मेरी बहुत ही स्ट्रगल भरी रही। स्टेडियम में जाना, वहाँ से फिर लेट वापस आना, और बिल्कुल बाल छोटे रखना कि किसी को पता ना चले कहीं भी कि मैं लड़की हूँ। जी। तो आपकी मदर और सिस्टर, उनका क्या रोल रहता था? आपसे आपसे आपकी बड़ी बहनें हैं। दोनों बड़ी जी, बहनें तो उनका हैं। क्या रोल रहता था? उनका मैं पहले सबसे पहले अपनी बीच वाली बहन के बारे में बताना चाहती हूँ। उन्हें मतलब मेरे पापा जी की भी लाइफ इजी नहीं रही। मेरे जैसे पैदा होने के कुछ महीनों बाद या शायद साल के बाद उन्हें पैर में पोलियो हो गया था। और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसे हाथ रख के चलती थी। तो पापा जी भी डिप्रेशन में थे कि एक तो 3 मेरी बेटी, इनकी शादी, दहेज, ये सारी बातें उनके दिमाग में थी। और बीच वाली बहन जो थी वो ऐसे तो शादी में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उनका सपना था डॉक्टर बनना। और पापा जी के बाद उनका सपना एकदम ऐसा हो गया था कि मैं अब डॉक्टर कैसे बनूंगी, मेरे पापा ही बनाना चाहते थे। तो मम्मी ने वो चीज़ ठान ली थी कि मैं अपनी बेटियों को कामयाब करूंगी। तो मेरी बीच वाली बहन ने बहुत मेहनत करी, जो कि आज MBBS डॉक्टर है। और जो मेरी बड़ी बहन है वो नर्स है। और मेरी बड़ी बहन और मम्मी ने उन दोनों ने हमें ज़्यादा पुश किया। ओके। तो आज जब आप तीनों बहनें मतलब कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, प्रॉपर सेटल्ड हैं, तो जब आप अपने गांव में थी तो रिश्तेदारों से कोई सपोर्ट मिलता था, कोई अड़ोस पड़ोस से कभी कुछ, या उनका नज़रिया अब बदला आप लोगों के प्रति? अब बदला सबका। मेरे लिए तो प्रति तो बिल्कुल ही सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे कि ये हाथ पैर तोड़वाएगी, कोई इससे शादी करेगा नहीं, और हमें तो समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा सपना देख रही है डॉक्टर बनने का जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो सब ने ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ी कोशिश की उन्होंने भी हेल्प करने की, बट फिर लगा कि नहीं, आप एक काम करो, इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, और इसकी अगर कुछ हो सकता है तो जॉब वॉब करे ये, नहीं तो इसकी भी शादी करो। तो क्या सिर्फ लड़कियों का जब जन्म होता है तो सिर्फ शादी की ही बात आती है कि शादी करनी है, दहेज देना है? क्या इसीलिए लड़कियों से इतनी ज़्यादा मतलब भेदभाव किया जाता है? सिर्फ मतलब शादी ही? बिल्कुल, मैं इस चीज़ के हमेशा मैं खिलाफ रही हूँ, और ये आज भी है, ये प्रथा बना दी है कि लड़की पैदा होगी। और मैं इस बात से हर्ट नहीं हूँ कि मेरे पापा जी को चक्कर आया, जबकि उनका है। एक बाप अपनी बेटी को बड़ा करता है, पहले उसका पूरा आधी ज़िंदगी तो उसका ध्यान रखने में चली जाती है, समाज से बचाने में। फिर उसकी शादी करने की टेंशन, दहेज देने की टेंशन, और फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को कामयाब भी करूँ। तो मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि सच में लड़की होना इंडिया में तो एक गुनाह है कि एक बाप उसे पाले, फिर उसे बड़ा करे, उसकी नौकरी लगाए, फिर किसी और के घर में दे दे। लेकिन आपने उस चीज़ को गलत साबित किया। आप खुद इतने बड़े मुकाम पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगला सवाल मेरा ये है कि आप वुशु वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं कई बार, तो जब देश को रिप्रेजेंट करती हैं तो क्या फीलिंग रहती है वो? उस वक्त मतलब एक अलग ही होता है। मेरे तो सच में गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे सुन के भी कि मैं इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे। और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ खड़े होते हो, इंडिया नाम जब सुनते हो ना, तो एक ऐसी फील होती है कि जो भी हो मैं अपने देश का झंडा ऊपर तक लेके जाना है बस। जी। आपकी UFC फाइट की काफ़ी चर्चा होती है। मतलब चर्चा होना लाजमी भी है क्योंकि आप पहली महिला हैं जो UFC में जाकर लड़ी हैं। तो आपने उसके लिए कोई ट्रेनिंग टेस्ट दिया पहले, या कोई कॉल आया आपको? क्या प्रोसेस था UFC में जाने का?
यूएफसी का हमेशा मेरा सपना ही था, क्योंकि मैं जब छोटी थी रोंडा रोजी का नाम सुना, जिन्होंने एमएमए फीमेल एमएमए को इतना ऊपर पहुंचाया है, तो मैं हमेशा मेरा सपना ही था, मतलब नामुमकिन जैसा लगता था कि मैं यूएफसी में भी, मेरे लिए एक यूएफसी की जीत ओलंपिक गोल्ड मेडल बराबर है कि हाँ। तो मेरे लिए वहाँ जाना मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर इंडिया में मैंने कुछ फ़ाइट खेली, फिर इंडिया से बाहर, उससे पहले मैं एशिया की एक नंबर 1 लीग है उसमें करती थी, लेकिन वो गाइडेंस नहीं थी, ट्रेनिंग के लिए भी घर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मुझे ट्रेनिंग का पैसा मिले, तो ट्रेनिंग और फिर साथ में नौकरी करना, कमाना, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो रही थी। फिर एक इवेंट हुआ, एमएफएन ऑर्गेनाइजेशन है एक, वो हुई, उन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद उन्होंने भी बोला कि पूजा आप बेल्ट की फ़ाइट खेलोगी तो हम आपको बाहर भेजेंगे। तो एक सबसे बड़ा एक मेरा टर्निंग पॉइंट वो था कि मैं ट्रेनिंग के लिए मुझे सपोर्ट मिला, मैं बाहर गई, और मेरी जर्नी देखी जाए बहुत लंबी है एमएमए में, लेकिन प्रॉपर जो मैं ट्रेन हुई एमएमए के लिए वो 2 साल से हुई हूँ। वो 2-2.5 साल में मैंने एमएफएन वर्ल्ड चैम्पियन बनी मैं, और शायद मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मुझे डायरेक्ट यूएफसी से कॉल आया कि पूजा हम आपको यूएफसी में खिलाना चाहते हैं। तो मेरे कोच को भी मतलब बिलीव नहीं हुआ, कह रहे कि पूजा कॉन्ट्रैक्ट भेज, हमें बिलीव नहीं हो, क्योंकि यूएफसी मिलना सबका सपना होता है। तो कोच को भी बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने बोल रहे कि फेक हो सकता है, ऐसा मतलब मुश्किल है। तो हम बैठे रहे पूरा 4-5 घंटे, पूरा हमने सर्च करा कि सच में पूजा को यूएफसी मिला है। तो फिर वो मेरे लिए एक मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे यहाँ से। कोई ड्रीम ओपोनेंट आपका जिसके साथ आप मुकाबला लड़ना चाहती हो? हाँ, मेरी जो फेवरेट फाइटर है वो झेंगवई ली है, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और मेरे वेट की चैम्पियन भी रही हैं। तो यही है कि मैं पहले अपना कंटिन्यू फाइट जीतूँ, टॉप 15 में जाऊँ, और फिर उनसे फाइट लड़ूँ। अगली फाइट आपकी यूएफसी में कब होने वाली है? जल्द ही होने वाली है जी। एमएमए का सबसे टफ़ पार्ट जो होता है, वैसे तो पूरी ट्रेनिंग ही टफ़ है, लेकिन सबसे जो टफ़ पार्ट की बात की जाती है वो है वेट कटिंग। वेट को कैसे मेंटेन रखते हैं? हमने देखा कि ओलंपिक्स में विनेश फोगाट कुछ ग्राम से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, तो एमएमए में कितना टफ़ है ये चीज़, और आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? वेट कट सच में बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, बट वेट गेन करना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि मेरा पार्ट है। ओके। पहले मैं 48 में खेलती थी वुशु में, उसके बाद मुझे 52 आना हुआ, और जिसकी वजह से मतलब मुझे ध्यान रखना है होता है कि बीच बीच में रात में भी उठ के खाना होता है कि मैं अपना वेट बढ़ा के रखूँ, और फिर वेट बढ़ाने के बाद उसको जो थोड़ा बहुत कट करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। वेट गेन भी करना है, फिर वेट कट भी करना है। और यूएफसी में तो फाइटर ऐसे ऐसे हैं, लड़कियां 10-10 किलो वेट कट करती हैं, तो वो सारा डिसिप्लिन, सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं। जब कोई फाइट अनाउंस होती है तो उससे कितने महीने पहले ट्रेनिंग शुरू होती है, और क्या आप ट्रेनिंग देश में करती हैं या बाहर जाती हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए? ट्रेनिंग तो कंटिन्यू रहती ही है, जब फाइट अनाउंस होती है तब वो ज़्यादा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं वैसे इंडिया में भी ट्रेन करती हूँ, मतलब ऐसा कोई मेरा यहाँ पे इंडिया में कोई प्रॉपर कोच नहीं था नहीं, और अभी भी नहीं है, ना ही एकेडमी है। मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं हिमांशु कौशिक, हम साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं इंडिया में। बट जैसे ही मेरी फ़ाइट अनाउंस होती है, मैं बाली में रह के 2 महीना ट्रेनिंग करती हूँ, 2-2.5 महीने अपने कोच के साथ। ओके, तो अभी वो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है जो आपको बाहर मिलती हैं? हाँ नहीं, वो अगर होती तो शायद बहुत जल्द मैं यूएफसी में होती, और बस उसी की है कि मेरा ये भी प्लान है फ्यूचर में कि मैं अपनी एकेडमी और जिम ओपन करूँ जल्द से जल्द, कि जो सफ़र इतना लंबा मैंने तय किया है वो किसी को ना करना पड़े। जी। अगला सवाल ये है कि पूरा शेड्यूल क्या रहता है आपका दिन का? जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ट्रेनिंग कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, कितने घंटे सोने का साइकिल है, क्या डाइट लेते हैं? कोई स्पेशल डाइट रहती है कि यही आपको फॉलो करनी पूरे साल, या फिर जब फाइट अनाउंस होती है या फिर उसके पहले से आप फॉलो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एमएमए में आपको हर एक चीज़ में बेस्ट होना है। आपकी बॉक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी किक अच्छी होनी चाहिए, किक बॉक्सिंग, आपका रेसलिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए। उसमें जूजुत्सु होता है, चोक लोग, तो मतलब क्लासेस रहती है। आप मॉर्निंग आप जूजुत्सु करोगे, फिर आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर आप प्रॉपर एमएमए करेंगे, फिर आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लंच होगा, फिर आपको शाम को किक बॉक्सिंग करनी है, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर आपको स्ट्रेंथ करनी है। तो मतलब पूरा 12 घंटे का ही शेड्यूल रहता है कि आपको नींद भी लेनी है, अच्छे से डाइट भी लेनी है। शुगर लेते हैं आप?
बहुत कम, ना के बराबर। एक्चुअली आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि शुगर बिल्कुल कट करना है, शुगर बिल्कुल लेना नहीं, तो आप बिल्कुल भी शुगर नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं? मैं समझती हूँ कि इंडिया में ही आके मैंने शुगर लिया है, बाली मेथी में शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर तो बहुत ही गलत चीज़ मानी गई है। तो आपके हिसाब से एक अच्छा फाइटर बनने के लिए, एमएमए फाइटर बनने के लिए क्या स्किल होनी चाहिए? टेक्निक होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, या फिर माइंडसेट होना चाहिए? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड सेट भी हो सकता है, मोटिवेशन भी थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है कि आपको सच में जहाँ आप जाना चाहते हैं वो वहाँ पहुँचा देता है। जी, आपका नाम पूजा तोमर द साइक्लोन भी है। द साइक्लोन वर्ड कहाँ से आया? मैंने वुशु स्टार्ट किया, मतलब मैं वैसे थोड़ी बचपन से ही ऐसा हो गया था कि एक वॉरियर जैसी स्पिरिट अंदर आ गई थी कि कुछ भी, जैसे मम्मी को किसी ने भी कुछ बोला तो मुझे ऐसा लगता था मुझे मारना है। तो ऐसे धीरे धीरे जब मैं वुशु करती थी तो मैं इस नाम, मतलब ऐसा होता था जैसे टाई सीट लगती थी तो लड़कियां बोलती थी हमें पूजा के वेट में फ़ाइट नहीं करनी, मुझे ऐसे फ़ाइट फिनिश करनी होती थी। तो मैंने बताया, जो हम मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हिमांशु कोजी, उन्होंने बोला कि तेरा नाम तो साइक्लोन होना चाहिए, तू लड़ती भी ऐसे ही है। जी, खुद के लिए कितना वक्त निकालती हैं पूजा तोमर? फाइट से दूर, ट्रेनिंग से दूर? खुद के लिए मैं सिर्फ मम्मी के लिए वक्त निकाल पाती हूँ कि हाँ, मुझे शाम को, क्योंकि मम्मी को दिन में मुझे 2 बार कॉल करनी होती है, मॉर्निंग में भी वो थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादातर मैं शाम को मम्मी से 40 मिनट मेरी डेली बात होती है। जी, क्या रिएक्शन रहता है उनका? पहले की बातें कभी डिस्कस होती हैं जब बात होती है माँ से घर पर? हाँ, मम्मी बहुत प्राउड फील करती है। कभी कभी मैं बोलती हूँ ना, आपने तो मुझे घड़े में रख दिया था ना तो वो बोलती है, नहीं बेटा, मुझे हमेशा तुझसे बहुत प्यार रहा है, और वो करती भी है। और मैं ये समझती हूँ उन्होंने सब कुछ हम तीनों बहनों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कुछ नहीं सोचा, दुनिया की नहीं सुनी, और ना ही समाज, ना ही रिश्तेदार। तो वो बहुत उस चीज़ के लिए भी खुश है। आपकी फ़ाइट देखने आती हैं? लाइव देखी उन्होंने फ़ाइट आपकी कोई? हाँ, जब मैं MFN में फ़ाइट खेली थी, बेल्ट की फ़ाइट, तब वो आई थी लाइव देखने के लिए। तो जब वो लाइव देखती हैं तो अब चूँकि फ़ाइट होती है तो चोट लगने का, इंजरी का भी रहता है, तब उनका क्या रिएक्शन रहता है? वो देख लेती हैं कि हाँ, मेरी बेटी लड़ रही है तो चोट भी लग रही है, और हाँ, उन्हें थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो फिर मुझे बताती है कि पूजा, मतलब तुझे ना ग्राउंड गेम तेरा मुझे ना थोड़ा वीक लगता है, उसमें कम जाया कर, खड़े होके फाइट खेला कर। तो अभी उन्हें समझ आने लगा, उनको इंटरेस्ट आता है। इंस्टाग्राम रील चलाती हैं? फेसबुक ज़्यादा चलाती है। फेसबुक ज़्यादा चलाती हैं? कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं? कमेंट्स, हाँ, सिस्टर का काम वही है कि सारी कमेंट्स पढ़ के सुनानी होती है अच्छा उन्हें। अच्छा। तो एक कमेंट मैंने भी देखा, आपके किसी पोस्ट पर था, तो किसी ने लिखा कि आप इतनी सुंदर हैं और मारपीट कैसे कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बोलती हूँ सुंदरता पेनफुल है, लेकिन वॉरियर बनना ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बड़ी बात कही, सुंदरता काफ़ी पेनफुल है। अगला सवाल ये है कि छोटे शहर से आने वाली लड़कियां जो बड़े सपने देखती हैं, कैसे अपने आप को वो मोटिवेट करें जब उनके पास मौके नहीं हैं, जैसे आपके साथ हुआ? कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपकी तरह वो आगे निकल जाती हैं, बहुत सारी पीछे रह जाती हैं। क्या माइंडसेट होना चाहिए उनको, मतलब कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करें? मैं कल की बात बताती हूँ। मेरी एक जूनियर थी वुशु में, वो लड़की मुझसे मिलने आई कि दीदी आई है, मुझे मिलने आना है, और वो MP से आई है। तो मैंने बोला कि तुम तो वुशु में तुम्हारा तो गोल्ड मेडल रहा है और इतनी अच्छी फाइटर हो, क्या क्या जॉब है? वो बोल रही है, दीदी मुझे ना हाइट की वजह से जॉब से निकाल दिया, मतलब जॉब नहीं लग पाई। मैंने कहा फिर क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे ढूंढ रही हूँ। तो मैंने ये देखा, लड़कियों को जब उनकी शादी होती है तब भी उनकी हाइट चेक होती है कि कितनी हाइट है लड़की की, सबसे पहले ये क्वेश्चन रहता है। और जब उनकी नौकरी पे बात आती है तब भी हाइट होती है। तो लड़कियों के लिए मैं ये समझती हूँ कि ऑप्शन नहीं है, आपको कामयाब होना ही है लाइफ में, अपने माँ बाप के लिए और खुद के लिए भी। और मैं जो गेम में हूँ, मार्शल आर्ट में, मैं हमेशा सबके पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलती हूँ कि लड़की अगर हुई है उसका दुख मत मनाओ, उसकी खुशी मनाओ, और अपनी लड़कियों को आज़ाद करो कि वो कुछ करने पाए लाइफ में। जी, अगर आज आपके सामने 12 साल की पूजा खड़ी हो तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगी? बस एडवाइस तो मैं थैंक यू बोलूँगी उस पूजा को कि वो पूजा ने मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया। जी, फ्यूचर में आप चूँकि UFC का हिस्सा हैं, UFC में फ़ाइट लड़ रही हैं, WWE भी एक उसी का पार्ट अब हो चुका है TKO ग्रुप के साथ में। क्या WWE से अगर ऑफ़र आता है तो वहाँ भी जाएंगी आप? हाँ, अभी तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि WWE
थोड़ा फेक है जी। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ही है, रियल फाइट रियल में। फाइट में। जी। आखिरी सवाल आपसे ये कि कल को अगर आपकी बायोपिक बनती है तो किसे देखना चाहेंगे अपनी बायोपिक में? कोई ऐसी एक्ट्रेस, बॉलीवुड मूवीज़ देखती हैं, हॉलीवुड कुछ देखती हैं? हाँ, मुझे एक एक्टर है सानिया मल्होत्रा करके, ओके। दंगल मूवी में वो जो छोटी लड़की का जी, उन्होंने जी। रोल किया है बबीता जी, का, जी। तो वो थोड़ा सा सिमिलर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाँ ये मेरा रोल करेगी तो बखूब जचेगा इन पे। जी, बिल्कुल। पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो काफ़ी मच। इंस्पायरिंग जर्नी आपकी है और आई एम श्योर कि जो दर्शक देख रहे होंगे, जो नई बच्चियां देख रही होंगी, अगर इस इंटरव्यू को देखती हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हिम्मत ख़त्म हो गई है, हमें कुछ कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन पूजा तोमर की आपने कहानी जो देखी, जो उन्होंने बताया अपने बारे में कि ठीक है, अगर आपके पास कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप हारेंगे नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी पूजा तोमर बन सकती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप देश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहें, कई फाइट लड़ें और भी ज़्यादा मुकाबले जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।